हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, बढ़ाते हैं उसको आगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर 1 12th वाला करते हैं इसको। क्या क्या पूछा है समझते हैं, सॉल्व करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे करने को। कॉपी पेन लेके बैठिए। आपने ये वाला टॉपिक अपने कोचिंग में या अगर मेरे पास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने कर लिया है। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई कीजिए। जब खुद से ट्राई करेंगे नहीं होगा या उसका आंसर जो आएगा वो फिर वीडियो में आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलो जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट। टू insulating small spheres are rubbed against each other and placed 1.6 centimeter apart. If they attract each other with a force of 0.9 Newton, how many electrons were transferred from one sphere to the other during rubbing? देखो, दो इंसुलेटिंग स्फीयर्स हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। और उनको आपस में रब किया जाता है, ठीक है। आपस में हमने रब कर दिया तो होगा क्या, एक पे से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे पे चले जाएंगे। मान लो जिस पे से पहले वाले पे से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गए तो जिस पे से जाएंगे उस वो हो जाएगा प्लस चार्ज और जिस पे पहुंचेंगे वो हो जाएगा माइनस चार्ज। लेकिन दोनों पे चार्ज एकदम बराबर आएगा। इस पे प्लस का क्यू होगा तो इस पे माइनस का क्यू होगा, ठीक है। अब यहां से एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस चार्ज, दोनों पे चार्ज एकदम बराबर होगा। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस पे से तो गए हैं ना, इस पे से गए हैं इस पे पहुंचे हैं, तो जिस पे से इलेक्ट्रॉन गए हैं वो प्लस चार्ज होगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वो माइनस चार्ज होगा, ठीक है ना। तो लाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया। चलो, तो पहली बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी पे गए तो पहली बॉडी हो गई प्लस चार्ज, दूसरी बॉडी हो गई माइनस चार्ज। चलो ठीक है। अब दोनों पे चार्ज एकदम बराबर आएगा क्योंकि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले और जिस पे पहुंचे, इलेक्ट्रॉन थे तो बराबर ना। मतलब इसमें से निकले इलेक्ट्रॉन 1000 और 1000 के 1000 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए तो चार्ज दोनों पे बराबर रहेगा, लेकिन एक पे प्लस एक पे माइनस, ठीक है। अब इन्होंने बोला, फिर इनको रख दिया 1.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स 0.9 न्यूटन। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। और ये फोर्स कितना लग रहा है, अब ये इन्होंने दिया F इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है। अब पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू अदर ड्यूरिंग रबिंग। तो ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए थे। मान लिया मैंने n इलेक्ट्रॉन गए थे तो वो कैलकुलेट करना है। चलो हो जाएगा। देखो क्या दिया है, इन दोनों के बीच का फोर्स दिया है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है, ये भी दिया है कि दोनों के ऊपर जो चार्ज जाएगा वो सेम जाएगा, पर एक पे प्लस एक पे माइनस। तो यहां से हम क्या क्यू निकाल सकते हैं किसी तरीके से। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला लगा लो। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 इंटू Q2। के क्या है 1/4πε0 और बटे में आर स्क्वायर। के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁹ Q1 पहले पर चार्ज कितना है Q और दूसरे पर भी Q, प्लस माइनस नहीं लेना है तो Q इंटू में Q और बटे में बच्चों आर स्क्वायर, इनके बीच का गैप। 1.6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका कर दिया स्क्वायर, आर का स्क्वायर। अब ये फोर्स F दिया है 0.9 न्यूटन, F की जगह रख दिया 0.9। यहां बन गया 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर और बटे में, इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, बटे में आ गया यहाँ पे 1.6 इंटू में 1.6 दो बार और 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब देखो ये पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा 1.6
इंटू में 1.6 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल्स टू में इधर बचा 10 इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 10 हो गया, इंटू में क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो ये बटे में चला जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -4 बटे में 10 की पावर 10। बाहर पता नहीं कोई हॉर्न बजा रहा है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, पर क्या करें यार, ऐसी लोकेलिटी में रहते हैं हम। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ। जब बढ़िया सा चैनल चल जाएगा तो एक अच्छा सा माइक ले आऊँगा जो बाहर से का डिस्टरबेंस ना हो। चलो क्यू, ये अंडर रूट लगा दो इसके ऊपर, 1.6 इंटू में 1.6, 10 की पावर -10 है, ऊपर चले +10 है, ऊपर चल के -10 हो जाएगी, तो 10 की पावर -14 हो जाएगी। अब अंडर रूट में से क्या होता है, 1.6 2 बार आ रहा है, रूट में से बाहर निकल जाएगा, 1 बार आ जाएगा, इंटू 10 की पावर -14 का अंडर रूट करेंगे, आधी हो जाएगी पावर, -7 हो जाएगी। तो ये हो गया बच्चों Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। लो जी, अब सर ये तो Q आया, उन्होंने पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन गए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, मतलब N की वैल्यू। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है Q बराबर N इंटू ई। किसी भी बॉडी पर जब इलेक्ट्रॉन हम उसमें से उठाते हैं या उसको देते हैं तो उस पर कितना चार्ज जाता है, तो N की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, Q बटे ई। N बराबर आ गया यहाँ से Q बटे ई बच्चों, तो Q तो दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 सॉरी, और बटे में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 से 1.6 कट गया, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा जाके, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर 19 -7, तो 12 बचा। इसका मतलब एक बॉडी पे से 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे शिफ्ट हुए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट। अब इस फर्स्ट पार्ट के बाद अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस of 2 microcoulomb and 500 microcoulomb placed in free space is 5 gram force. Find the distance between the two charges. Okay, देखो दो चार्ज रखे हैं, एक तो 200, एक तो बच्चों 200 माइक्रोकुलाम का है, एक 500 माइक्रोकुलाम का है। मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था 2 मिनट के लिए, बड़ा शोर मच रहा था बाहर, ठीक है। अब भी वैसे हॉर्न पे हॉर्न बज रहे हैं, ये तो बजते ही रहेंगे, इन्हें अवॉइड करो। चलो अगले सवाल में बोला कि दो चार्जेस हैं, एक 200 माइक्रोकुलाम और एक 500 माइक्रोकुलाम, इनको फ्री स्पेस में रखा गया और इनके बीच में फोर्स लग रहा है 5 ग्राम फोर्स। फाइंड द डिस्टेंस, ये बताओ कि उनको कितनी डिस्टेंस पे रखा गया, ठीक है। तो दो चार्ज हैं, यहीं कहीं हो जाएगा ये तो सवाल। एक चार्ज तो ये रहा, ये तो है 200 माइक्रोकुलाम का, दूसरा चार्ज ये रहा, ये है बच्चों 500 माइक्रोकुलाम का। दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं पता, वो निकालनी है, मान लेते हैं r है, ठीक है। ठीक है, अब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स दे रखा है, पहली बात तो इनके बीच में क्या लगेगा, अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो रिपल्शन लगेगा इस तरफ। अब ये फोर्स दिया कितना है, 5 ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स, फोर्स तो न्यूटन में होता है, नहीं भाई साहब, न्यूटन में भी होता है, डाइन में भी होता है, और किलोग्राम वेट में भी होता है। अब ये जो ग्राम फोर्स है ना GF, इसे न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको किलोग्राम में चेंज करो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3 की, तो ये चेंज हो गया किलोग्राम फोर्स में, किलोग्राम फोर्स। अब 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल होता है 9.8 न्यूटन के, हमें तो न्यूटन में चाहिए ना, तो 1 kgf की जगह रख सकते हैं हम 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू में 9.8।
अब ये बदल गया न्यूटन में, इस 1 kgf की जगह मैंने 9.8 न्यूटन लिख दिया। चलो इसकी कर लो मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आ गया 5 8 49 आ गया। हाँ 49 इंटू 10⁻⁻3, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है बच्चों। चलो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स पता चल गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फोर्स का फॉर्मूला लगा के। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, के Q1 इंटू Q2 बटे में R स्क्वायर। फोर्स तो आ गया कितना आया था ये 49 इंटू 10⁻⁻3। फोर्स तो आ गया 49 इंटू 10⁻⁻3 इक्वल्स टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। Q1 पहला चार्ज कितना था 500 कूलम और दूसरा था 200, एक तो 200 था, तो 200 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज कर लिया, और इंटू में 500 इंटू 10⁻⁻6 और बटे में R स्क्वायर। एक काम करो R को तो इधर ले आओ, R स्क्वायर को इधर ले आए, ये तो यहाँ ये बटे में आ गया, ऊपर बन गया 9 इंटू में 200 इंटू में 500, 10 की पावर सारी इकट्ठी कर लो, 10⁻⁻6 -12 प्लस 9 तो 10⁻⁻3 बटे में, ये बटे में आ गया यहाँ 49 इंटू में 10⁻⁻3, -3 से -3 पावर कट गई, R स्क्वायर आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो 9 इंटू में 2 इंटू 5 ये बन चुका है 10 और 4 पावर पहले से हैं तो 10⁻5 बन गया ये समझो, हाँ 10⁻5 बटे में 49 ये बन गया, ठीक है ना। तो R की वैल्यू कितनी दे रखी थी, R की वैल्यू शायद इसमें आंसर था भी, और सब में तो मैंने आंसर अभी लगा नहीं पाया, मैं इसमें धीरे धीरे सब चीजें मिलने लगेगी। 1.34 इंटू 10⁻2 मीटर शायद, देखो क्या आता है, ये आ गया R इक्वल्स टू अंडर रूट लगा दो सब पे, तो ये अंडर रूट में कितना बैठेगा 90 अलग कर लो और बटे में 49 और इंटू 10⁻4 कर लो अलग, और पूरे पे लगा दो अंडर रूट। मैंने एक 0 इसमें 9 में बढ़ा दिया, समझे ना। अब 90 का अंडर रूट और बटे में 49 का अंडर रूट अलग, और इंटू 10⁻4 का अंडर रूट करेंगे तो 10⁻2 आ जाएगा। अब देखो 90 का अंडर रूट कितना होता है, R इक्वल्स टू 90 का अंडर रूट 8 पॉइंट समथिंग, नहीं 9 पॉइंट समथिंग, 9 इंटू 9 81, हाँ तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा ये। एक्यूरेट तो मेरे पास आज कैलकुलेटर भी नहीं है, तो आंसर तो यही हो गया बस आपका, 90 का अंडर रूट 9 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं मान लेता हूँ 90 का अंडर रूट 81 लगभग 9.6 मान लेता हूँ, और बटे में 49 का अंडर रूट 7 और इंटू में 10 का स्क्वायर, 7 से इसको डिवाइड करो, वन 1.3 इंटू 10⁻2 मीटर के करीब आ रहा है। पर आगे करोगे आगे और एक्यूरेट निकल आएगा कैलकुलेटर वगैरह से, या अपने आप से कैलकुलेशन करके करोगे तो ठीक है। तो ये सवाल हो गया भाई साहब हमारा कंप्लीट। सेकंड सवाल था ये बी पार्ट, ये रहा बी पार्ट, ये है बी पार्ट आपका। आगे बढ़ो, सी पार्ट क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज दिस, व्हाट इज द फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। अरे बहुत आसान है, 4i कैप माइनस 3j कैप, ये किसने किस पे लगाया, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। चलो सी पार्ट,
सी पार्ट में ये बताया हुआ है कि दो चार्ज रखे हैं, मान लो एक चार्ज ये हो गया बच्चों, एक चार्ज ये हो गया, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। तो Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगा रखा है, Q1 चार्ज फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 कितना था, 4I माइनस 3J। तो ये फोर्स जो लगा हुआ है, ये जो फोर्स लगा हुआ है F, क्या हुआ, ये जो फोर्स लगा हुआ है इस पे F, कुछ थोड़ा सा हैंग सा हो रहा है। F फोर्स कितना लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा, फोर्स जो लगा हुआ है भाई साहब वो है 4I माइनस 3J, 4I माइनस 3J, 4I माइनस 3J। और किसने लगा रखा है, Q1 पर फोर्स लगा हुआ है Q2 की वजह से। तो मान लो दोनों प्लस है, ठीक है। तो ये फोर्स Q1 पे लगेगा, Q2 रिपल्शन, तो इस तरफ लगेगा, इसे कहेंगे F12 वेक्टर। मतलब F12 का मीनिंग समझो, F12 का मीनिंग है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, वन पर लगने वाला फोर्स टू की वजह से। तो ये दे रखा है यहाँ पे, ये F12 की वैल्यू दे रखी 4I माइनस 3J। अच्छा एक बात सोचो, Q2 ने Q1 पे इधर फोर्स लगाया, रिपल्शन है, तो Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगाएगा, बराबर लगाएगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो इधर जो फोर्स लगेगा ना, ये F21 होगा, बराबर लगेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर मुझे F21 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूं, इधर वाली जो डायरेक्शन है इस पे माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर ले जाऊं, माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो जो F12 फोर्स था उस पे माइनस लगा दो बस, तो वो F12 इधर था और माइनस लगाते ही अब वो इधर हो जाएगा और ये F21 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब फोर्स वही रहेगा, बस उसमें माइनस लगाना है, यही आपको सीखना है बस। तो माइनस F12 की वैल्यू रख दो 4I माइनस 3J। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4I और प्लस का 3J आ जाएगा बच्चों। यही है हमारा आंसर। इसका मतलब एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा रखा है, तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर उतना ही फोर्स लगाती है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर वेक्टर में दे रखा हो तो एक वेक्टर की मल्टीप्लाई माइनस से कर दो, दूसरा वेक्टर बन जाएगा इस डायरेक्शन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना वो सिंगल सिंगल पार्ट में आएंगे। बहुत टॉर्चर सह लिया आपने, बहुत एक एक सवाल में कई कई सवाल करने पड़ रहे थे, ठीक है ना। अब सिंगल सिंगल सवाल करेंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट। दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, ओके, ये रे आइडेंटिकल एक जैसे, दोनों के बीच में 3 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है दोनों के ऊपर, ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज कितना है। तो कोई नहीं, एक पे मान लो Q1 और दूसरे पे मान लो बच्चों Q2। जब सेम तो दिया नहीं पॉजिटिव चार्ज, वैसे आइडेंटिकल दिए हैं पर सेम नहीं दिया, बट इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है रिपल्शन वाला वो दिया है F1। वो कितना दिया है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। ओके, अब ये तो हो गया पहला केस। फिर इन्होंने बोला नाउ चार्जेस आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर। चार्जेस को मेटल की वायर से जोड़ दिया, तो होगा क्या,
होगा ये कंडक्शन हो गया इनके बीच में। अब दोनों पे आइडेंटिकल है ना, तो दोनों पे एकदम बराबर चार्ज आ जाएगा। हो सकता है इस पे ज्यादा चार्ज हो या हो सकता है इस पे ज्यादा चार्ज हो, तो ये अपना चार्ज इसे दे देगा या ये अपना चार्ज इसे, जिस पे ज्यादा होगा वो अपना चार्ज दूसरे, और तब तक देता रहेगा जब तक दोनों पे सेम चार्ज ना हो जाए। क्यों सेम? क्यों? आइडेंटिकल है ना, एक जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो जब हम उनको आपस में टच करते हैं या वायर से टच करते हैं या वैसे ही टच करते हैं, तो दोनों पे चार्ज ना बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका मतलब दूसरे केस में जब हम मेटल की वायर लगा देंगे तो इन पर जो चार्ज आ जाएगा वो दोनों पर Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा, दूसरे पर भी Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा। दोनों पर सेम चार्ज आ जाएगा। जो टोटल चार्ज है हमारा Q1 प्लस Q2, आधा इसे मिल गया आधा इसे मिल गया, सेम चार्ज। अब इनके बीच में रखे ये फिर भी वहीं के वहीं है, दे बिगिंस टू रिपेल। अब उनके बीच में रिपल्शन लगना शुरू हो गया। रखे तो वही 3 मीटर पे है, बट अब उनके बीच में रिपल्शन लगना शुरू हो गया। F2 चेंज हो गया रिपल्शन, वो तो हो भी गया होगा। F2 की वैल्यू अब कितनी है? 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब इनके ऊपर एक नया फोर्स लग रहा है। दो सिचुएशन है, ये अलग है ये अलग है। अब बताना है Q1 Q2 की वैल्यू। फाइंड इनिशियल चार्जेस ऑन स्फीयर। पहले चार्जेस उनके ऊपर कितने कितने थे? तो बिल्कुल ठीक है, आसानी से बता देंगे इसको। पहली सिचुएशन से इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो पहली सिचुएशन से इक्वेशन बनाई हमने, F1 इक्वल्स टू K Q1 इंटू Q2 और बटे में R², तो 3 का स्क्वायर। F1 कितना है दे रखा है। अब मैं थोड़ा सा फास्टली कराऊंगा, अब तो आपको आदत हो गई होगी। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 और Q2 को निकालना है, ऐसे लिख लो। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से 9 कट गया। 10⁻⁹ इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3। 9 बटे में चला गया, ऊपर जाके पावर माइनस हो गई तो -12 हो गई, इंटू Q1 इंटू Q2। ये बन गई पहली इक्वेशन। दोनों चार्जेस ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 8 इंटू 10⁻12 आ रहा है। दूसरी सिचुएशन में आ जाओ। F2 फोर्स का फॉर्मूला फिर से लगाओ। K Q1 इंटू Q2, पहले वाले पे बॉडी पे चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2/2। इंटू में दूसरी बॉडी पे भी इतना ही चार्ज है तो स्क्वायर हो गया इसका, और बटे में R², तो 3 का स्क्वायर बराबर 9 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया फोर्स। अब यहां से एक काम करो, 3 का स्क्वायर, K की भी वैल्यू रख देते हैं, तो 9 इंटू 10⁹ और Q1 प्लस Q2 बटे में 2 का होल स्क्वायर बटे में 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 से 9 कैंसिल, इधर आ गया 9 इंटू 10⁻⁻3। चलो ऊपर कर लो। अब इसे सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन तो ये बनी थी, दूसरी ये वाली बनने जा रही है। 10⁻⁹ इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये -12 हो जाएगा उधर जाके। Q1 प्लस Q2/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे बना 9 इंटू 10⁻⁻3 बटे में, ये 10⁹ बटे में चला गया, अपॉन में चला गया। लो अपॉन में जाके कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻⁻12। तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 होल स्क्वायर हटाओ यहाँ से, तो इधर अंडर रूट लगा दो। देखो स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ से उधर अंडर रूट कर दिया। अब ये आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, ये हो गया 9 का अंडर रूट 3 और 10⁻⁻12 का हो गया -6। पावर तो आधी हो जाती है ना, और 9 का अंडर रूट, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻⁻6। ये बन गई इसकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट ये थी और सेकंड ये बन गई बच्चों। अब Q1 और Q2 को आपस में सॉल्व कर लो। अरे यार इसको थोड़ा सा ना ट्रिक से सोच लो। Q1 और Q2 दो ऐसे चार्ज हैं जिनको ऐड करके तो मिलेगा 6 और मल्टीप्लाई करके मिलेगा 8। तो ऐसे क्या हो सकते हैं? Q1 हो सकता है सर ऐड करके तो 6 और मल्टीप्लाई करके 8, तो 4 और 2। देखो ऐड करो 4 और 2 को 6 मिलेगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करो 8 मिलेगा। पर सर पावर लगा दो -6। चेक कर लो चाहे वो इक्वेशन में, यही हमारा आंसर हो गया। देखो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, चेक कर लो। आप अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो
4+2 6 इंटू 10⁻⁻6, यही आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 8 8 और 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो -12। देखो ये हो गया, तो बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है ये। तो ये चीज आप इक्वेशन सॉल्व करने जाओगे टाइम लगेगा। इक्वेशन सॉल्व करने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा ट्रिकी है। ऑप्शन होंगे वहां, तो मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए, पर वहां तो ऑप्शन होंगे ना। मैं इसलिए ऑप्शन नहीं देता क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि ऑप्शन देख के बस उसको ऐसे ही तुक्का मार के, और अगर वो सही निकल गया तो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। पूरा प्रॉपर आंसर निकाल लो। ऑप्शन तो वहां पे आपको मिलेंगे ही, ऑप्शन की क्यों टेंशन ले रहे हो, वहां पे तो मिलेंगे ही। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, यही हमारा आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। Two particles having charge q1 and q2 when kept at a certain distance exert a force F on each other. If distance between two particles is reduced to half and charge on each particle is doubled, then what will be the force between the particles? आसान सा सवाल है। दो चार्ज हैं, एक है q1 और एक है q2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे दिया है कि उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया मान लो r डिस्टेंस पे। ठीक, अब उनके बीच में फोर्स लग रहा है F। ये दिया है कि F फोर्स उनके बीच में लग रहा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा पहले तो F का फॉर्मूला बना लो यहां से, मतलब F की वैल्यू निकाल लो अपने हिसाब से, अपने फॉर्मूले से। तो K Q1 × Q2 बटे में R², ये बन गई F की वैल्यू। अब यहां से इन्होंने बोला अगले, यहां तक का हमने काम कर दिया, यहां तक का। अब आगे पढ़ो। If the distance between the two particle is reduced to half, अगर उनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें, R/2 कर दें, एंड चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, इस पे चार्ज कर दिया 2q1, इस पे 2q2, चार्ज को डबल कर दिया। अब बताओ उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, मान लीजिए इधर लग रहा है F डैश की वैल्यू निकाल लो। F डैश इक्वल्स, फॉर्मूला वही K Q1 × Q2, तो 2q1 इंटू में 2q2 और बटे में R², तो R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से 2 × 2 4 हो गया, 4K Q1 × Q2 बटे में R² बटे में 4 आ गया। ये ऊपर चला जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा ये, K Q1 × Q2 बटे में R²। अब क्या इसकी जगह हम F रख सकते हैं, K Q1 Q2 बटे R² की जगह F रख सकते हैं, उठा के रखते हैं, आंसर आ गया 16F। इसका मतलब जो इनके बीच में नया फोर्स होगा वो पहले से 16 गुना 16 टाइम्स हो चुका होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग चार्ज q1 इज रिवॉल्विंग अराउंड ए फिक्स चार्ज -q2 इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड स्पीड ऑल्सो। एक देखो, एक सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया माइनस का q2 और इसके चारों तरफ एक चार्ज घूम रहा है ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को खिसका दो, बस सेंटर पे लगे ताकि, बस। तो ये चार्ज घूम रहा है इसके चारों तरफ। ये है दूसरा चार्ज, ये है Q1 और ये V स्पीड के साथ लगातार घूम रहा है। ठीक है, स्पीड बतानी है और इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। चलो बता देंगे। पहली बात तो किसी भी पार्टिकल को देखो घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा तो वो घूम पाएगा, वरना नहीं घूम पाएगा। अब यहां पर इसे सेंटर की तरफ फोर्स कहां से मिल रहा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो कहां से मिल रहा, इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? हाँ, अट्रैक्शन, वेरी गुड। इन दोनों के बीच में भाई साहब अट्रैक्शन लग रहा है और वही अट्रैक्शन इसको क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल
सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूं तो इस पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और वही इसको सेंटर की तरफ दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। अगर मैं यहां से AC की वैल्यू निकालूं तो किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन मतलब सेंटर की तरफ फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स। तो सेंटर की तरफ फोर्स है F माइनस अपोजिट फोर्स, ऊपर की तरफ कोई फोर्स, ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं, और बटे में पार्टिकल का मास m मास दिया ही था ये। ठीक है, अब AC की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती थी? अगर वो v स्पीड से जा रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता था v² बटे r। r हो गई उसकी रेडियस, r दे रखी है स्मॉल r इक्वल्स टू में f बटे में m। अब m की इधर मल्टीप्लाई कर लो तो mv² बटे में r। नहीं, हमें तो v निकालना है ना, मत करो मल्टीप्लाई, इसकी उधर कर लो। v² बराबर आ गया, v² बराबर आ गया f इंटू में r, ऐसे वाला r लिख रखा मैंने, यही लिख लो। अब f की रख दो वैल्यू। f ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको कहां से मिल रहा है? अट्रैक्शन से। इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन ना होता तो बीच वाले चार्ज के अराउंड ये ना घूम पाता। अट्रैक्शन ने उसको रोक के रखा है। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, अट्रैक्ट करता रहता है। अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। इसी तरीके से ये माइनस चार्ज के अराउंड ये चार्ज तभी घूमेगा जब ये माइनस चार्ज इसको खींच के रखेगा, इस पे फोर्स लगा के रखेगा। बस वो अट्रैक्शन का फोर्स है, वही इसको सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। चलो अब यहां से F की वैल्यू रखो, तो फिर फोर्स की वैल्यू, इनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कूलम्स लो, K Q1 Q2, तो Q1 इंटू में Q2 बटे में r², इनके बीच का गैप। और मैंने ऐसे वाला लिख रखा है तो यही लिख देते हैं r²। अब उठा के यहां रख दो, K Q1 इंटू Q2 बटे में r² इंटू में r बटे में m। एक r से एक r कट गया, ये r नीचे चला जाएगा, तो ये K Q1 इंटू Q2 बटे में m इंटू r हो गया। ये v² की वैल्यू होगी। अब v की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ। लो जी, इसका मतलब ये पार्टिकल कितनी स्पीड से इसके चारों तरफ घूम सकता है ये हमें पता लग गया। एक तो पहला सवाल यही पूछा था कि स्पीड बताओ, दूसरा पूछा इसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ। जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से घूमता है किसी सर्किल में, ये स्पीड मान लो v है, कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, v रेडियस है इसकी r, तो उसका जो एक राउंड लगाने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। और वो टाइम होता है 2 पाई r ये वाला ले लो, और बटे में स्पीड। क्यों? अरे भाई, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 2 पाई r, एक राउंड की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? 2 पाई r, एक राउंड की पूरी डिस्टेंस 2 पाई r, और बटे में उसकी स्पीड। तो डिस्टेंस बटे स्पीड होता है टाइम। तो 2 पाई r बटे में, तो 2 पाई r बटे में v की वैल्यू ये आई गई थी, अंडर रूट में K Q1 इंटू Q2 बटे में m इंटू में r। ये ऊपर ले जाओ तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई r अंडर रूट में m r, ये ऊपर चला जाएगा, और बटे में K Q1 इंटू Q2, दैट इज टाइम पीरियड। बिल्कुल आसान सवाल, कुछ नहीं था, बच्चा सवाल था। चलो आगे बढ़ो। हाँ अच्छा, आगे सवाल नहीं लगा हुआ, 1 मिनट में लगा लो जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो क्या बोला इस सवाल में। ए पॉइंट चार्ज QA 100 माइक्रोकूलम at a point A meter and another point charge QB 200 microcoulomb is placed at point B 4,4,2। ठीक है, पहले बना लेते हैं। 2 पॉइंट चार्ज हैं, इस तरीके से एक लाइन,
एक पॉइंट चार्ज यहां रखा है, क्यू ए किस पॉइंट पर रखा है, पॉइंट है 102 पर रखा है, ए पॉइंट पर। फिर क्यू बी, ये बी पॉइंट पर रखा है और बी पॉइंट कितना है 4,4,2, ये हो गए 2 पॉइंट। दोनों पे चार्ज रखे हैं, प्लस है, दोनों प्लस है, ये 100 माइक्रोकूलम है और ये 200 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो दोनों के बीच में रिपल्शन लगेगा, ये इधर लगेगा और ये इधर लगेगा। रिपल्शन हमेशा जिस लाइन में चार्ज है उस लाइन के ही ऐसे लगेगा, जैसे लाइन में जिस लाइन में चार्ज है उसी लाइन में ऐसे इस तरह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब बी पर लगने वाले फोर्स को इन्होंने बोला है एफ बी और ए पर लगने वाले फोर्स को बोला है बच्चों एफ ए। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पहले मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में लगने वाले फोर्स। अब ये एफ बी और एफ ए अलग अलग थोड़ी ना होंगे, वैल्यू तो दोनों की सेम होगी, बस डायरेक्शन अलग होगी। हाँ, तो अगर वेक्टर के हिसाब से कहें तो एफ बी और एफ ए अलग अलग हैं, लेकिन अगर सिर्फ वैल्यू के हिसाब से कहें तो एफ बी और एफ ए दोनों एक ही है। तो इन्होंने पहले सवाल में यही पूछा है कि इनके बीच में लगने वाला जो ये फोर्स है एफ बी और एफ ए दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो वो फोर्स है कितना, वो वैल्यू है कितनी, ये पूछा है। तो वो तो सर सिंपल से तरीके से निकाल सकते हैं इनके बीच की डिस्टेंस, पर ये डिस्टेंस कैसे लाएंगे हम, ये वाली डिस्टेंस, तो इसे ला सकता आप वेक्टर से। देखो ए का पोजीशन वेक्टर हमें पता है, ए के कोऑर्डिनेट पता है ना 102, बी के कोऑर्डिनेट पता है 442, तो आप ए से बी की तरफ एक वेक्टर बना दो आर वेक्टर, इसको कहेंगे ए से बी तक का वेक्टर, ए बी वेक्टर कह लो इसको, ए से बी तक का वेक्टर या आर वेक्टर कह लो। तो ये आ जाएगा हमेशा फाइनल, ए से बी पे जा रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसे बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट क्या है, देखो यहां पे फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है 442 और इनिशियल क्या है 102, तो 4 माइनस 1, पहले एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, पहला एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4 और यहां पहला एक्स कोऑर्डिनेट 1, तो 4 माइनस 1 इंटू में आई कैप, फिर प्लस दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट कितना है 4 और दूसरे नंबर पे वाई कोऑर्डिनेट, तो 4 माइनस 0, फाइनल कोऑर्डिनेट में से इनिशियल कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, कर दिया 4 माइनस 0 जे कैप, फिर प्लस फाइनल कोऑर्डिनेट 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 के कैप। ये बन गया ए से बी तक का वेक्टर आर वेक्टर, ये आर वेक्टर बन गया बच्चों ए से बी की तरफ। तो ये कितना बचा 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 4 जे कैप और 2 माइनस 2 0 हो गया, वो तो 0 हो गया, बस ये आर वेक्टर आ गया। अब इस आर वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, किसी भी वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया उस वेक्टर की लेंथ, ये लेंथ, ये कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का तरीका है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और अगर के भी हो तो के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो ये आ गया अंडर रूट में 25 का अंडर रूट हो गया 5। इसका मतलब यहां से यहां तक की ये जो लेंथ है ये 5 मीटर दे रखी है, 5 मीटर। तो अब तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, अपना फॉर्मूला लगाइए। इनके बीच में लगने वाला जो ये फोर्स है एफ ए और एफ बी है, तो दोनों की वैल्यू बराबर एफ मान लेते हैं इसको, तो ये एफ कितना होगा, तो फॉर्मूला लगेगा के Q1 इंटू Q2, Q1 है QA इंटू QB और बटे में आर स्क्वायर। तो Q1 और Q2 कितने कितने दे रखे थे 100 माइक्रोकूलम और 200, Q1 100 था और Q2 200 था, तो ये आ गया F इक्वल्स टू K को लिख लो 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। QA 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज कर लो। QB
200 माइक्रोकूलम, 200 इंटू 10⁻⁻6 और बटे में r, इनके बीच की डिस्टेंस अभी कितनी निकाली हमने 5, तो 5 का स्क्वायर। चलो जी, ये 9 इंटू में 100 इंटू में 200 और बटे में 25 इंटू में 10 की पावर को एडजस्ट कर लो, 9 -6 -6 माइनस का 12 प्लस का 9 माइनस का 3 बचा, चेक कर लो, इससे इसको काटो 4, ये आ गया 36 इंटू 2 7200 इंटू 10 की पावर -3। तो ये -3 का मतलब ये 3 पॉइंट यहां लग जाएगा, 7.2 आ जाएगा, 7.2 न्यूटन बच्चों, यही हमारा आंसर है। तो बिल्कुल आसानी से इसका एक पार्ट तो हमने निकाल लिया। आगे क्या पूछा इसने, आगे पूछा फाइंड एफ ए एंड एफ बी इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में निकालना है, चलो वेक्टर फॉर्म में निकालते। पहले वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद दिला दो आपको, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला याद दिला देते हैं पहले आपको। मान लो एक चार्ज यहां रखा है Q1, QA ही कह लो इसको, और एक चार्ज ये रखा है QB, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इसको समझें, मान लो मुझे ए पर लगने वाला फोर्स निकालना और इसको मैंने डिनोट कर दिया एफ ए से, ठीक है, और बी पर लगने वाला जो फोर्स है उसको डिनोट कर दिया मैंने एफ बी से, इस तरह से डिनोट कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है बच्चों। तो एफ ए का फॉर्मूला और एफ बी का फॉर्मूला क्या था वो आपको याद दिलाता हूं। मान लो एफ ए पर लगने वाला फोर्स निकालना है आपको, तो के Q1 क्या हुआ, के Q1 इंटू Q2 और बटे में इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। लेकिन हमें तो वेक्टर में चाहिए ना, तो इनके बीच में जो वेक्टर बनेगा, ये देखो आपको एफ ए चाहिए तो इस डायरेक्शन में एफ ए चाहिए, तो इस डायरेक्शन में एफ ए, तो इसी डायरेक्शन में इसका पोजीशन वेक्टर बना लो बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ। तो ये क्या होगा, अगर बी से ए की तरफ वेक्टर बना रहा हूं मैं, बी से ए की तरफ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कौन हुआ, फाइनल हुआ R1, इसे R1 की जगह आर ए कह दो और इसे आर बी कह दो, तो फाइनल कौन हुआ आर ए माइनस आर बी, ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये वेक्टर बन गया, ठीक है। अब इस वेक्टर की लेंथ क्या होगी, इस वेक्टर की, देखो आपने एफ ए निकाल दिया, मान लो एफ ए तो आया आपका, दोबारा लिख देता हूं, एफ ए निकाल लो पहले। क्या कर रहा है ये, इन सॉफ्टवेयर को ना यूज करने पे पता चलता है क्या क्या कमी चल रही है। एफ ए निकालना है तो पहले इस एफ ए की वैल्यू निकाल लो, कितनी होती है, के Q1 इंटू Q2 बटे में आर स्क्वायर, इनके बीच का गैप। अब इनके बीच का गैप ये वाला वेक्टर, अब ये तो हमने अभी निकाला था, इनके बीच का गैप कितना आया था 5 का स्क्वायर कर दो, ओके अभी तो निकाला था 5 का स्क्वायर। पर सर ये तो वैल्यू आ गई, हाँ तो कोई बात नहीं, आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए ना, दे देंगे, बस इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी है। तो इस डायरेक्शन में, अब ये फोर्स इसी तरफ तो है, एफ ए इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन बनेगा, तो ये आर ए माइनस आर बी जो है इस डायरेक्शन का वेक्टर है, आर ए माइनस आर बी, ये इस डायरेक्शन का वेक्टर, और इसकी इस वेक्टर की लेंथ कितनी है 5 से कर दो इसको डिवाइड, ये बन गया यूनिट वेक्टर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, आपको याद होगा कि जैसे इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, मान लो ए, और मुझे इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो मैं इस वेक्टर को इसी की लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, ए वेक्टर को ए से डिवाइड कर दूंगा, उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगा, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो ये बन गया,
अब यूनिट वेक्टर ही क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो आपने वैल्यू तो पहले निकाल ली, वैल्यू तो ये पहले निकाल ली और साथ में इसको दे दी डायरेक्शन, ठीक है ना। बड़ी आवाज आ रही थी, मैंने थोड़ी देर पॉज कर दिया था। चलो, तो अब यहां से आपने ये वैल्यू निकाल रखी है पहले ही ऑलरेडी, ये फोर्स ही तो है, और ये डायरेक्शन दिया आपने इसको। जब भी किसी को डायरेक्शन देनी हो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है। अब देखो ये एफ ए था, इसी की डायरेक्शन में आर ए माइनस आर बी वैक्टर था, उसका यूनिट वेक्टर बना लिया, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 7.2, ये तो निकाला था हमने यहाँ, ये बन गया 7.2 और बटे में ये 5, अंदर बचा आर ए माइनस आर बी। ये कैसे आएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे, देखो मैं जरा नीचे करके दिखा देता हूं आपको। ये कोऑर्डिनेट इसके लिखे हुए थे यहाँ, कितने, 102, ये थे 102442, 102442, 102442, 102 इसके कोऑर्डिनेट हैं, 102442। तो ये वेक्टर आपने निकालना है फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो फाइनल 1 माइनस इनिशियल 4। अब इस बार इस तरफ से मतलब ऐसे जा रहा है, तो ये फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ, ऐसे जा रहा है वेक्टर, तो ये फाइनल और ये वाला इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 4 आई कैप प्लस 0 माइनस 4 जे कैप प्लस 2 माइनस 2 के कैप। इसको देख लो, ये कितना बच गया, 5 से इसको काट सकते हो आप, 5 1 जा 5.2 1.44 बैठेगा। अंदर देखो ये बचा माइनस का 3 आई कैप माइनस का 4 जे कैप, ये तो जीरो ही हो गया। बस ये वाला वेक्टर आ गया आपका ए पर लगने वाला फोर्स, ए पॉइंट पर या ए पार्टिकल पर, जो ए पर चार्ज रखा उस पर लगने वाला फोर्स। अब बी पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो इसी का अपोजिट तो होगा, बस इसमें माइनस लगा दो, एफ बी, ठीक है। तो इस पे माइनस लगा देंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 1.44, ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। बस यही हमारे आंसर है बच्चों। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको कर भी लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, फिर से लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया है, 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस ऑफ चार्ज प्लस क्यू are moving along a circle of radius r and a point charge minus 2q is also placed at the center. If charges are revolving with constant and same speed then calculate speed. अगर तीनों सेम स्पीड से चल रहे हैं तो स्पीड को कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, पहले जरा इसको यहाँ पे ये देखते हैं कि 3 चार्ज हैं, एक यहाँ है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, तो 3 चार्ज ले रहा हूं मैं यहाँ पे। एक तो ये कौन सा ले लिया मैंने भी, ये ले लो, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, एक ये रहा, 3 चार्ज है। एक सेंटर पे रखा है माइनस का 2q। तीनों एक दूसरे के इंटरेक्शन से घूम रहे होंगे, क्योंकि घूमने के लिए ये तो फिक्स है बीच वाला तो, लेकिन घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसे सेंटर की तरफ कोई फोर्स मिल रहा होगा तभी तो ये घूम रहा होगा। अगर मैं इसका खाली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पर देखो कौन कौन से फोर्स हैं। सेंटर की तरफ तो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसको मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ ही लगता है, लेकिन ये मिल कहां से रहा है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। ये माइनस का 2q है, ये प्लस का q है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है,
ठीक, चलो बाकी और कोई फोर्स इस पर, तो ये प्लस और ये प्लस, इनके बीच में क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में रिपल्शन एफ, इसे अंदर वाले को कह दो F1, इसे कह दो F, खाली F कह दो। ऐसे ही इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा प्लस प्लस के बीच में, तो एक इधर लगेगा, ये भी F होगा। ये क्यों दोनों सेम क्यों लिए मैंने, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज बराबर है डिस्टेंस, ये चार्ज और ये चार्ज बराबर है डिस्टेंस भी वही है, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज तो सेम फोर्स। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इनके बीच में एंगल कितना होगा, अब ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला देखो ये 60 डिग्री है, तो ये सामने वाला भी 60 होगा। अब दो इक्वल फोर्स, सेम फोर्स इन 60 पे लगे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा इधर एफ नेट, इसे कह दो एफ डैश। तो ये कितना आएगा, सोल्व कर लो अलग से, इधर एफ इधर एफ, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर तो ये एकदम हो जाएगा, √3f आएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे अब मैं निकाल के दिखा देता हूँ, देखो ये 60 पे लगे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आ गया ये एफ डैश, तो ये कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट में, बढ़िया चमक रहा कोई है यार, ये वाला कलर अच्छा सा नहीं लग रहा इस पर, तो डार्क सा कलर ही ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो अभी तक ये यूज नहीं किया ग्रीन। तो एफ का स्क्वायर, हाँ ये ठीक लग रहा, एफ का स्क्वायर, फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स, फिर 2 F1 F2 F1 F है, F2 भी F है, और इनके बीच का एंगल cos 60, cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2, तो ये 1/2 से 2 कट गया, ये एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर आ गया, पूरे का अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट 3f, ये एफ डैश की वैल्यू बन गई बच्चों, मतलब ये इधर का फोर्स आ गया। और ये कितना, अगर मैं इसका सिर्फ इसका डायग्राम देखूं, ये जो बीच में चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पे ये दो फोर्स का रिजल्टेंट तो ये ले लिया एफ डैश, और अंदर की तरफ लगा हुआ है F1, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से समझूं, फिर भी ये घूम रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे अंदर की तरफ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा होगा, सेंटर की तरफ, बिना एक्सेलरेशन मिले तो ये घूम ही नहीं सकता बच्चों, कोई भी नहीं घूम सकता, तो एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अंदर की तरफ सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, अंदर वाला फोर्स F1 माइनस बाहर वाला फोर्स F डैश, और बटे में जो बाहर घूम रहे हैं इनका मास दिया है, 3 इक्वल पॉइंट चार्ज ऑफ 3 इक्वल पॉइंट चार्जेस, मास कहीं दिया है, नहीं दिया, चलो कोई नहीं, m मान लेते हैं, इसका मास m मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से AC की वैल्यू निकल के आ गई, m इंटू AC, m की इधर मल्टीप्लाई कर लो, F1 सेंटर की तरफ, अब ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ये किस किस के बीच का है, इस -2q के और इस q के, तो F1 की वैल्यू भी निकाल लो, F1 की वैल्यू हो गई k q1 इंटू q2, तो 2q इंटू में q, और बटे में इनके बीच का गैप r², ये फोर्स बना, ठीक है। अब ये वाला फोर्स भी निकाल दो, ये वाला भी, अब ये वैसे तो निकाल लिया हमने, पर इनका रिजल्टेंट तो निकाल लिया, पर ये फोर्स है कितना ये भी निकाल लो। तो एक तो ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ये वाले, अब ये डिस्टेंस कैसे आएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा, अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल, इसके लिए थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करूंगा मैं, साइड में को कर लूं यहाँ ज्योमेट्री यूज। अगर सेंटर से ये वाली डिस्टेंस दे रखी, मान लो r, तो ये वाले निकालनी, इसको मान लेते हैं x, या ये वाली निकालनी x, तो इस पे यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ठीक है। अगर ये r है, ये 30 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की ये, तो ये हो जाएगी r cos 30, ऐसे इधर से इधर भी हो जाएगी ये r cos 30, तो टोटल x कितनी हो जाएगी, r cos 30 प्लस r cos 30, टोटल हो जाएगी, तो टोटल हो गई 2r cos 30, cos 30 की वैल्यू लिख लो, √3/2,
2 से 2 कट गया, मतलब ये डिस्टेंस आ गई r√3। तो ये डिस्टेंस है r√3, यहाँ से लेके यहाँ तक की r√3। अब ये F निकालोगे जब यहाँ से, इन दोनों के बीच का फोर्स ये F, तो ये आएगा K Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर बटे में इनके बीच का गैप r√3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया सॉल्व करके K Q स्क्वायर बटे में 3r स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो इस F की भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, F की नहीं F डैश की, इस F की वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो ये F डैश कितना आ गया, √3K स्क्वायर बटे में 3r। उठा के F डैश की वैल्यू यहाँ रखो और F1 की भी रखो। F1 भी निकाल चुका हूं मैं, कहाँ था, ये रहा, और F डैश भी निकाल चुका हूँ, रख दो दोनों की वैल्यू। चलो इसको हटाते हैं यहाँ से, F1 इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से K 2Q इंटू क्यू, तो 2Q स्क्वायर बटे में r स्क्वायर माइनस F डैश कितना आया था, √3K स्क्वायर बटे में 3r स्क्वायर था, ये 3r स्क्वायर, √3 था तो 3r स्क्वायर हो गया था, 3r स्क्वायर। बस हमें क्या कैलकुलेशन करनी है, कांस्टेंट स्पीड से कैलकुलेट स्पीड। इस चलो AC की वैल्यू रख लो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता था, m इंटू वी स्क्वायर बटे में r। इधर कितना बचा, तो भाई साहब इधर से K कॉमन ले लो, Q स्क्वायर कॉमन ले लो बटे में r स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा 2 माइनस √3/3 लो, एक r से एक r कट गया, m बटे में चला गया, तो v स्क्वायर बराबर आ गया KQ स्क्वायर बटे में m इंटू r, 2 माइनस √3/3, स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में KQ स्क्वायर बटे में m इंटू r, और 2 माइनस √3/3 आ जाएगा। ये है इन पार्टिकल्स की स्पीड। सवाल मुश्किल नहीं था, 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके दे रखे थे। देखो वहां पे आपको कौन सा सारी चीजें लिख के दिखानी, फटाफट करना है। मैं तो आपको एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। वहां पे आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके नहीं दिखानी, मतलब ये नहीं दिखाना कि ये कैसे आया, आप तो फटाफट करते चले जाओ। तो जैसे ऐसा बड़ा सवाल भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये बड़ा सवाल भी 3-4 लाइनों में हो जाएगा, ज्यादा नहीं लगेंगे फिर इसमें, ठीक है। बस सोच समझ के, बस सही चीज आनी चाहिए, बस आपसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये सवाल जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए 12 क्वेश्चन तक कर लिए हमने आज मेरे हिसाब से 6 क्वेश्चन कर लिए हमने, काफी कर लिए, 1 घंटा होने वाला है। हाँ, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थोड़ी हेल्प करो, घर के जितने भी मोबाइल्स हैं सबसे सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइबर कम से कम 1000 तो करो, जो लाइव स्ट्रीमिंग कर सकूं मैं, आपको लाइव बिठा के पढ़ा सकूं, मुझे भी मजा आए कि कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।